बेटे, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है कि आप सारे बच्चे जो है वो खैर खैरियत से होंगे और अपना बेहतरीन टाइम जो है विल बी इन द बेस्ट ऑफ योर हेल्थ एंड स्पिरिट्स। और जो आपको बार बार बातें कही जा रही हैं, बार बार नसीहतें की जा रही हैं, उन नसीहतों पर जो है वो आप सारे के सारे जो है वो अमल करेंगे। बार बार कहता हूँ, रिपीटेडली बात कहने से वो उसका अपना असर जो है वो ख़त्म हो जाता है। बट आई ऑलवेज़ इंसिस्ट एंड आई ऑलवेज़ एडवाइज़ ऑल ऑफ़ यू बीइंग माय स्टूडेंट्स, अपने बच्चे होने के नाते आप सब बच्चों से एक ही रिक्वेस्ट होती है कि अपने आप को जो है फोकस रखें, पढ़ाई के हवाले से ख़ास तौर पे फोकस रखें। बार बार कहता हूँ कि इमीडिएट चैलेंज ना होते हुए अपने आप को फोकस रखना बहुत मुश्किल काम है। इट इज़ अ वेरी टफ जॉब, हार्ड जॉब। मैं भी अगर हूँ फ्रेंकली स्पीकिंग आप बच्चों की जगह पे, तो शायद मैं भी अपने आप को उस तरह से फोकस नहीं रख पाऊँगा। सो आई नो कि इट इज़ अ टफ जॉब, इट इज़ अ टायरिंग जॉब। यही वजह है कि आप लोगों को बार बार रिपीटेडली जो है वो एक चीज़ बताई और समझाई जा रही है कि आपने क्या करना है। आपने अपने आप को फोकस रखना है, अपने आप को कह लें कि फुली एप्लीकेशन जो है आपकी दैट शुड बी 100%। और मैं बार बार एक बात आपको समझाता हूँ कि इन द अल्टीमेट एनालिसिस टैलेंट नहीं जीतता, मेहनत जीतती है, हार्ड वर्क जीतता है। मैंने एग्जांपल भी शायद किसी पिछले लेक्चर में आपको कोटेशन भी किसी की सुनाई थी कि हार्ड वर्क बीट्स द टैलेंट इफ़ टैलेंट डजंट वर्क हार्ड। ठीक है, कि अगर ज़हीन आदमी, टैलेंटेड आदमी मेहनत नहीं करता तो वो मेहनती आदमी जो टैलेंटेड नहीं होता वो क्या करता है, वो उसको बीट कर देता है, वो उसको फाइनली डिफीट कर देता है। सो इस हवाले से आप सारी बच्चों से जो है वो रिक्वेस्ट है और एडवाइस भी है आप सब बच्चों से, अपने बच्चे होने के नाते एक मान से आपसे कह लें कि हुक्म भी है आप सब बच्चों को कि आप अपने आप को कम्प्लीटली फोकस रखें और ये मत समझें वो अभी हनूज़ दिल्ली दूरस्त के अभी बहुत वक्त पड़ा हुआ है। नहीं, बहुत वक्त नहीं पड़ा हुआ। टाइम इज़ रनिंग फास्ट, बहुत तेज़ी से वक्त जो है वो हमारे हाथों से निकल जाता है। सो इसके बाद हम आते हैं बेटे आज के अपने लेक्चर की तरफ। आज हमने इंशाल्लाह अपने जो पंक्चुएशन है उसको वाइंड अप करना है। पिछले हमारे 3 लेक्चर से जो है वो कंटिन्यूड है, तो आज हम उसको जो है वो इंशाल्लाह फाइनली वाइंड अप कर देंगे। पहली चीज़ जो हम करने जा रहे हैं दैट इज़ सेमीकोलन। आज के लिए द वेरी फर्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू डू इज़ सेमीकोलन। सेमीकोलन हम कब यूज़ करते हैं? सेमीकोलन हम यूज़ करते हैं टू जॉइन टू equally important clauses। ऐसी 2 clauses। अब clause क्या होती है? clause एक ऐसा पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है जिसके अंदर अपना सब्जेक्ट और वर्ब भी मौजूद होता है, लेकिन इसके बावजूद वो कंप्लीट सेंटेंस नहीं कहलाता क्योंकि इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ बिगर सेंटेंस। मसलन मैं कहता हूँ he could not attend the party as he was not feeling well। अब इसको अगर मैं इस सेंटेंस को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दूं, एक यहाँ तक he could not attend the party, he could not attend the party and he was not feeling well। तो ये दोनों ही क्या हैं? अपनी अपनी जगह पे कंप्लीट सेंटेंस। लेकिन यहाँ जब आएंगे तो दे विल बिकम अ पार्ट ऑफ अ लार्जर सेंटेंस। तो ये अपना जो इंडिपेंडेंट सेंटेंस का स्टेटस है उसको लूज़ करेंगे और नया इन्फीरियर स्टेटस अचीव करेंगे। उस इन्फीरियर स्टेटस को हम क्या कहते हैं? क्लॉज कहते हैं। तो 2 इक्वली इंपॉर्टेंट क्लॉजेज जो हैं उनको हम क्या करते हैं? उनको ज्वाइन करने के लिए हम सेमीकोलन यूज़ करते हैं। मसलन
अब दो इक्वली इंपॉर्टेंट क्लॉजेस क्या हैं? मैं कहता हूं सम लाइक टू प्ले क्रिकेट सेमीकोलन, others like to play फुटबॉल। अब ये दोनों इक्वल इंपॉर्टेंस के हैं कि जिस तरह कुछ लोग क्रिकेट खेलते हैं और उनके लिए क्रिकेट एक बड़ी प्रेस्टिजियस चीज़ है, इसी तरह बाकी लोग फुटबॉल खेलते हैं और उनके लिए भी फुटबॉल की वही अहमियत है जो ऊपर वालों के लिए क्रिकेट की है। ठीक है, मैं कहता हूँ some like teaching, comma, others like ऑफिस जॉब, कि कुछ लोगों को टीचिंग पसंद है और कुछ को ऑफिस जॉब। अब ये भी दोनों क्या हैं? ये इक्वली इम्पॉर्टेंट क्लॉजेस हैं। तो ऐसी इक्वली इम्पॉर्टेंट क्लॉजेस को बेसिकली हम सेमीकोलन के थ्रू जो है वो सेपरेट करते हैं। फिर ये टू ज्वाइन two clauses which are connected through फैन बॉयज के थ्रू जो क्लॉजेस कनेक्ट हुई होती हैं उनको, या फैन बॉयज के थ्रू जो लिंक हुई होती हैं उनको ज्वाइन करने के लिए भी हम सेमीकोलन यूज़ कर सकते हैं। आपको याद होगा हमने एक एग्जांपल की थी बिल्कुल स्टार्ट में। वो एग्जांपल क्या थी कि he tried his best but could not succeed। तो फैन बॉयज के थ्रू जो क्लॉजेस जो हैं जिनको हम जोड़ते हैं उनको भी हम जो है क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट से सेमीकोलन से जो है वो जोड़ सकते हैं। और यही दो जो है वो सेमीकोलन के बेसिक यूजेस हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट अपने आर्टिकल पे, ये नेक्स्ट टूल पे, दैट इज कॉलन। कॉलन के दो ही यूजेस हैं। जिस तरह सेमीकोलन के दो यूजेस थे, इसी तरह कॉलन के भी दो ही यूजेस हैं। कॉलन के भी दो यूजेस हैं। नंबर वन, कॉलन का यूज क्या है? टू सेपरेट a list of more than 3 items। ऐसे लिस्ट जो 3 से ज़्यादा चीज़ों पर मुश्तमिल हो, तो उसको सेपरेट करने के लिए, ओवरऑल लिस्ट के अंदर सेपरेशन नहीं, ओवरऑल लिस्ट को सेपरेट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? कॉलन यूज़ करते हैं। मसलन हम कहते हैं he served full stop tea
कॉफ़ी, biscuits, cakes and crumpets। अब ये देखिए दो चीज़ें हैं, एक तो इसके लिस्ट के वजन सेपरेट करने के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, दैट मस्ट बी कॉमा, लेकिन इस पूरी लिस्ट को इससे सेपरेट करने के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, पहले वाले क्लॉज से अलग करने के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, कॉलन। ठीक है जी, तो इस तरह से ही सर्व्ड, ये क्लॉज अगली पूरी लिस्ट को हमने किससे सेपरेट कर दिया, कॉलन से। इसके बाद दूसरी जो इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये होता है यूज़ टू इंट्रोड्यूस अ लॉन्ग कोटेशन। अगर कोई बहुत लंबी कोटेशन है, ठीक है, तो उसके लिए भी हम क्या यूज़ करते हैं, उसके लिए हम कॉलन यूज़ कर लेते हैं। कोई भी एनी लेंथी कोटेशन, बहुत ज़्यादा तवील कोटेशन है, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, इसके लिए हमेशा हम कॉलन यूज़ करेंगे। इसके लिए इन्वर्टेड कॉमास जो है वो हम यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट जो चीज़ हमने करनी है इसी हवाले से, दैट इज डैश। डैश क्या होती है जी, मसलन आप कहते हैं कोई भी ऐसी चीज़ जो पहले से मौजूद चीज़ को बेसिकली एक्सप्लेन कर रही हो, आपके जो आपने पहले बात कही है उसको बेसिकली क्या कर रही हो, बिफोर अ वर्ड और अ वर्ड ग्रुप विच इंडिकेट्स अ सबमिशन और रिवर्सल। दो चीज़ें हम इस पर, एक जो आपने पहले बात कही उसको सम अप कर रही हो, मैं लिख के देता हूँ बल्कि इधर दो चीज़ें हैं, टू सम अप what is already said। एक तो चीज़ें जो हैं वो हम ये कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, टू रिवर्स what is already said। जो कुछ पहले कहा गया है उसको सम अप करने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, और उसको हम क्या कहते हैं, उसको रिवर्स करने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मसलन मैं कहता हूँ ब्रेवरी, लॉयल्टी, वेलर, presence of mind, these are the qualities of a true soldier। अब ये जो कुछ कहा इसको आपने क्या किया, सम अप कर दिया, कि ये सब कुछ, इसको सम अप कर दिया कि ये असल क्वालिटीज़ हैं जो कि एक फ़ौजी में, एक सोल्जर में होनी चाहिए। और इसको सम अप करने के लिए आपने क्या इस्तेमाल किया, यू यूज्ड डैश। इसके बाद निगेशन के लिए भी यूज़ हो सकता है। मसलन हम कहते हैं एंगो इमोशनल इंस्टेबिलिटी,
cunningness, cheating, or his are not the desirable qualities। तो ये क्वालिटीज़ ऐसी हैं जो डिज़ायरेबल नहीं है। अब यहाँ पर आप क्या कह रहे हैं, यहाँ पर आपने जो कुछ पहले कहा उसको रिवर्स कर दिया, उसको निगेट कर दिया कि ये चीज़ें जो है वो हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ठीक है जी। इसके बाद आप कोई डायरेक्ट कोई एक्सप्लेनेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी जो है कोई ऐसी चीज़ जो दोनों जगह से जो है वो कनेक्टेड हो, पूरी मतलब जो कुछ उससे पहले गुजरा है और जो कुछ उसके बाद गुजरा है दोनों से कनेक्टेड हो, तो फिर हम उसको यूज़ करते हैं। लेकिन इसके लिए मैं इसको यहाँ पर लिखेंगे नहीं, इसको हम किस में लिखेंगे, इसको पैरेंथेसिस में लिखेंगे, क्योंकि ये वहाँ जो है ये ज़्यादा सूटेबल है। आगे दो चीज़ें हमारी रह गई। नंबर वन इज ब्रैकेट्स या पैरेंथेसिस, हम इनको कहते हैं। ब्रैकेट्स हम यूज़ करते हैं टू प्रोवाइड एडेड इंफॉर्मेशन which is not the part of sentence। ये इसका बुनियादी यूज़ होता है कि ऐसी चीज़ जो कि डायरेक्टली उस सेंटेंस का हिस्सा नहीं है लेकिन एडेड इंफॉर्मेशन के तौर पर हम प्रोवाइड कर देती हैं। मसलन मैं कहता हूँ ये कॉमा के रिप्लेसमेंट के तौर पर ऐसी सूरत में इस्तेमाल होता है। माई ब्रदर living in London has been ill for the last 2 years। कि पिछले 2 साल से जो है वो क्या है, वो मुसलसल बीमार है। अब ये जो हमने एडेड इंफॉर्मेशन दी ना, दिस इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द मेन स्ट्रक्चर, ठीक है, लेकिन ये लिंक्ड है दोनों से, इससे भी हमने याद है ना पीछे उसमें किया है, डैश में हमने किया है कि उस मैंने आपको बताया था कि हम उसको पैरेंथेसिस या ब्रैकेट्स के साथ जो है वो लिंक कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वो ब्रैकेट्स के साथ हमने क्या किया है, उसको लिंक कर दिया कि ये ऐसी चीज़ है जो दोनों जगह जो है वो रेलेवेंट है, पहले भी और बाद में भी। सो यही ब्रैकेट्स का जो है वो मेन काम है। इसके बाद हम करते हैं डॉट्स या लाइन, 3 डॉट्स भी इसको कहते हैं। इसका भी बुनियादी तौर पर जो है वो एक ही फंक्शन है, एंड दैट इज to show incomplete sentence। कि ये क्या करते हैं, कोई इनकम्प्लीट सेंटेंस जो है उसको शो करने के लिए, कि जैसे कोई शख्स कोई बात कहना चाहता हो और वो बात अपनी ना कहे, बात को अधूरा छोड़ दे, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इसके लिए हम डॉटेड लाइन या डॉट्स यूज़ करते हैं। ये लाइन भी डॉटेड है। मसलन आप कहते हैं कि I felt that you
अब हम आगे 3 डॉट्स या लाइन लगा देते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अभी बात आगे फर्दर कोई कंटिन्यू होनी थी, देयर वाज स्टिल मोर टू कम, कुछ ना कुछ कहना चाहते हैं। और अगर आप इसकी बेहतरीन कह लें कि एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो वो आपको मिलेंगी बटन बटन में जा बजा बार बार ऐसे जुमले हैं जो कि अधूरे छोड़े हुए हैं, जो कि इनकम्प्लीट सेंटेंसेस हैं। और उन इनकम्प्लीट सेंटेंसेस को डिस्क्राइब करने के लिए, उन इनकम्प्लीट सेंटेंसेस को शो करने के लिए क्या किया हुआ है, बार बार, मतलब ख़ास तौर पे जब नॉर्मा और आर्थर की बहस हो रही है ना, दे आर आर्ग्यूइंग विद ईच अदर, तो उस वक्त जो है वो बार बार हमें जो है वो ऐसे हिंट्स और ऐसी चीज़ें मिलती हैं कि वो कोई जुमला कहने लगता है, ठीक है, मगर सिंपल बास टाइम तो हमें इतने ही जुमले मिलते हैं। वो कहता है नॉर्मा और आगे 3 डॉट्स, कि उसको कुछ कहना चाहता है लेकिन नाम लेकर ही रुक जाता है। याद है आपको वो जब वो कहता है नॉर्मा फिर डॉट पे, वाई आर वी गेटिंग सो इन्वॉल्व इन इट, जिसके जवाब में वो कहती है कि आई एम नॉट इन्वॉल्व एट ऑल, कि मैं जो है वो बिल्कुल किसी भी तरह से इसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ। ठीक है बेटे, सो ये हमारी ख़त्म हुई पंक्चुएशन। और आपने इसको कोशिश करना है कि इसी तरह टेबल बनवाया जैसे आपको, इसी तरह खूबसूरत सा टेबल बना के जो है वो सारे यूजेस उसके नीचे उसी तरह से लिख लें, एक पेज एग्जांपल्स के लिए छोड़ दें। फ़ायदा क्या होगा इससे? फ़ायदा इससे ये होगा, आप चाहें तो हमारे पास तो बोर्ड पे चूँकि स्पेस कम होती है, तो आप चाहें तो इसको डुअल भी बना सकते हैं कि 6-7 ऊपर लिख लें और 6-7 इधर नीचे लिख लें। उस टेबल का फ़ायदा क्या होगा, यूटिलिटी उसकी ये होगी कि आप जो ही उस टेबल को एक नज़र देखेंगे, यू विल हैव अ लुक एट इट, और आपको सारे का सारा जो पंक्चुएशन के जितने रूल्स हैं वो सारे के सारे वन गो में एक ही टेबल में जो है वो क्लियर हो जाए। अगर एक टेबल में ज़्यादा गंद बाच रहा है तो 2 चाहे बना लें, ठीक है, 6 का एक बना लें, 6-7 का एक बना लें, तो इस तरह से कर लें। लेकिन इससे फ़ायदा ये होगा कि आप वो एक नज़र टेबल देखेंगे और आपको बजाय कि 20 सफ़े आप पंक्चुएशन के पढ़ें, उन 20 सफ़ों के पढ़ने से बेहतर है कि आप क्या करें, आप जस्ट एक नज़र, जस्ट अ मिनट आप उसको देंगे तो आपकी सारी पंक्चुएशन जो है वो आप उसको गो थ्रू कर लेंगे। और फिर एक और चीज़ भी इस हवाले से, पंक्चुएशन के हवाले से आपको बता दूं कि अभी हमारे 2 लेसन्स हैं और 2 प्लेज़ हैं, तो उसमें हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि ये जो हमने पंक्चुएशन की है इसकी भरपूर प्रैक्टिस भी हम कर लें। जहाँ जहाँ पंक्चुएशन मार्क्स आएंगे, कुछ ऐसी चीज़ें आएंगी, तो मैं आपको जो है वो साथ साथ बताता जाऊँगा कि यहाँ हमने वो पंक्चुएशन का रूल अप्लाई करना है, इधर हमने ये पंक्चुएशन का रूल अप्लाई करना है। उससे क्या होगा कि प्लेज़ और जो आपकी स्टोरीज़ हैं वो खासी लेंथी हैं, ख़ासतौर पर जो प्लेज़ हैं वो ठीक ठाक लेंथी प्लेज़ हैं। और पर्पज़ ही ये था मेरा उनको एंड पे छोड़ने का पर्पज़, मकसद ये था कि वो लेंथी हैं, उसमें आपकी जो पंक्चुएशन है उसकी बेहतरीन कह लें कि प्रैक्टिस जो है वो मुमकिन हो पाएगी। तो इस तरह से हमने उसको प्लान करना है कि आपने वो जो प्लेज़ हैं और जो हमारी बाकी 2 शॉर्ट स्टोरीज़ हैं उनको इजी नहीं लेना, उनको इग्नोर नहीं करना, ठीक है, उसमें ही हमने इसकी प्रैक्टिस, अपनी सारी की सारी पंक्चुएशन की प्रैक्टिस जो है वो करनी है। और इंशाल्लाह हमने उसको बिल्कुल एक्यूरेटली उसमें एक्सपर्टीज़ जो है वो हमने हासिल करनी है। अब हम आते हैं बेटे अपने पेयर ऑफ वर्ड्स की तरफ। डेली के हम 5 कर रहे हैं और टोटल जो हमारे पेयर ऑफ वर्ड्स हैं वो हमने करने हैं 167 पेयर ऑफ वर्ड्स करने हैं, जिसमें से हम ऑलमोस्ट 110 हम कर चुके हैं। तो ऑलमोस्ट हमारे पास जो है वो 57 का मार्जिन है। 57 का मतलब ये है कि हम 10-11 लेक्चर्स में जो है वो अपने ये पेयर ऑफ वर्ड्स जो हैं इनको हम ख़त्म कर लेंगे। सो स्टार्ट करते हैं बेटे। नंबर 111 जो है दैट इज एरप्शन, और ये वाला जो है ये दूसरे वाला जो है एरप्शन है। ये जो पहले वाला एरप्शन है ये होता है
उबल पड़ना, फूट पड़ना, जैसे हम वो कहते हैं आप वॉल्केनोज वगैरह के लिए आप यूज़ करते हैं कि द वॉल्केनो एरप्टेड, कि वो अचानक क्या हुआ, उबल पड़ा, फूट पड़ा। और दूसरा एरप्शन जो है ये कहते हैं धावा चढ़ाई, ठीक है। इस कॉन्टेक्स्ट में हम इसको यूज़ करते हैं। मैं लिख भी देता हूँ। एरप्शन पहले वाले का तो हमने कर लिया, दूसरे को देखें जी। एन एरप्शन ऑफ लेट कमर्स रून्ड द कॉन्सर्ट, कि जो लेट कमर्स थे वो बाद में लेट आए और उन्होंने क्या किया, धावा बोल दिया। रूंड कहते हैं तबाह कर देना, और जिसकी वजह से सारे का सारा कॉन्सर्ट जो है वो क्या हुआ, वो मुकम्मल तौर पर ख़राब हो गया, तबाह हो गया। नेक्स्ट देखें जी, एवरीडे और एवरीडे। एवरीडे और एवरीडे, ये अब बज़ाहिर जो है वो आपको देखने में ठीक लगते हैं, एक ही जैसी चीज़ें लगती हैं, लेकिन उनको थोड़ा सा डिटेल से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है मामूल का काम। जैसे हम कहते हैं दिस इज़ माई एवरीडे प्रैक्टिस। एवरीडे किसको क्वालिफाई कर रहा है, प्रैक्टिस को। प्रैक्टिस क्या है, नाउन। तो नाउन को क्या चीज़ क्वालिफाई करती है, एडजेक्टिव। और ये एवरीडे जो है दैट इज़ एडवर्ब, बल्कि और एक्सप्लेन कर देता हूँ, दैट इज़ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। आई गो देयर, ये वाला एवरीडे, मैं हर रोज़ वहाँ जाता हूँ। अब ये एवरीडे किसको एक्सप्लेन करेगा, इट विल ऑलवेज एक्सप्लेन द वर्ब। और ये चूँकि एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव किसको एक्सप्लेन करेगा, हमेशा एडजेक्टिव करेगा नाउन को। आई गो देयर एवरी डे, मैं हर रोज़ वहाँ जाता हूँ। आप एग्जाम्पल्स देख लें। ब्रशिंग योर टीथ शुड बी एन एवरीडे एक्टिविटी। अब एवरीडे किसको क्वालिफाई कर रहे हैं, एक्टिविटी को, ठीक है। ब्रशिंग योर टीथ इज एन एवरीडे एक्टिविटी, कि आपकी रोज़ का मामूल है। और दूसरे वाला एवरीडे देखें, फॉर एवरी डे दैट यू आर लेट देयर विल बी अ पेनल्टी, कि हर रोज़ जब आप लेट आएंगे। अब ये एवरीडे किसको क्वालिफाई कर रहे हैं, ये लेट कमिंग को, वर्ब को क्वालिफाई कर रहे हैं, ठीक है जी। फॉर एवरी डे यू आर लेट देयर विल बी अ पेनल्टी, कि आप जितने दिन भी लेट आएंगे। अब ये किसको फिर कह रहा हूँ, ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहे हैं। ये इन दोनों में बड़ा माइनर सा डिफरेंस है। ये एवरीडे रोज़ का मामूल, जैसे हम कहते हैं कि इट इज़ माई एवरीडे रूटीन टू गो फॉर अ वॉक, कि ये मेरा रोज़ का मामूल है कि मैं क्या जाता हूँ, मैं वॉक पे जाता हूँ। दूसरा क्या है, आई गो फॉर अ वॉक एवरी डे, इसका मतलब भी वही है, लेकिन यहाँ पर ये एवरीडे किसको क्वालिफाई कर रहा है, गो को, ठीक है। ही कम्स हेयर एवरी डे, वो हर रोज़ यहाँ आता है। तो ये कि एवरी डे दूसरे वाला किसको क्वालिफाई कर रहा है, ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। नेक्स्ट देखें बेटे, एवरीवन और एवरीवन, इसमें भी बिल्कुल वही रिलेशन है, ठीक है। एवरीवन का मतलब है हर कोई, सभी। इस एवरीवन का मतलब होता है सभी, तमाम, ठीक है, कि सब के सब लोग जो हैं वो क्या हो जाएंगे, वो तैयार हो जाएंगे। जैसे मैं कहता हूँ, एग्जाम्पल भी आपकी है कि एवरीवन विल बी रेडी एट 5, कि सब के सब लोग जो है वो क्या हो जाएंगे, हर कोई, तमाम के तमाम लोग क्या होंगे, तैयार हो जाएंगे। और ये एवरीवन जो है ये हम कहते हैं
इसका मतलब होता है इनमें से हर एक इंडिविजुअली, एवरी वन ऑफ देम विल बी रेडी एट 5, कि इनमें से हर एक बंदा, वो हम क्या यूज़ कर रहे थे कलेक्टिवली, और यहाँ पर हम क्या यूज़ करें इंडिविजुअली। तो एवरी वन ऑफ देम विल बी रेडी एट 5। इसके बाद नंबर 114 पे देखें आप, ये 113 था, 114 पे एक्सपेंड और एक्सपैंड, ये वाला जो है इसको हम कहते हैं खर्च करना, या आप कहते हैं अक्सर एक वर्ड यूज़ करते हैं एक्सपेंडिचर, वो एक्सपेंड से ही निकला एक्सपेंडिचर। और दूसरा एक्सपैंड क्या है, ये फैलाना या फैलना, ठीक है, इस कॉन्टेक्स्ट में जो है वो इस्तेमाल करते हैं। दे एक्सपेंडेड ऑल देयर रिसोर्सेज ऑन बाइंग अ होम, कि उन्होंने अपने तमाम तर रिसोर्सेज जो थे वो घर ख़रीदने पर खर्च कर डाले। और एक्सपैंड, दे एक्सपेंडेड द होम बाय एडिंग अ डेन, कि उन्होंने एक डेन ऐड करके अपने घर को मज़ीद वसी कर लिया। इसके बाद नंबर 115 हमारा आज का लास्ट पेयर ऑफ वर्ड, दैट इज एक्सपेंसिव और एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव क्या है जी, ये हम कहते हैं फैलता हुआ, और ये कौन सा एक्सपेंसिव है, ये है महंगा। दोनों के सेंटेंसेस भी बताता हूँ। द एक्सपेंसिव ब्रिज जॉइंट द टू सिटीज़, कि इस फैलते हुए ब्रिज ने क्या किया, दो शहरों को आपस में मिला दिया। और दूसरा एक्सपेंसिव डज नॉट ऑलवेज मीन बेटर, कि महंगी जो चीज़ है वो ज़रूरी नहीं है कि हर बार अच्छी भी हो। सो इस कॉन्टेक्स्ट में हम इन दोनों को जो है वो इस्तेमाल करते हैं। इनके इसके साथ ही बेटे आज का आपका जो लेक्चर है दैट कम्स टू एन एंड, हम ख़त्म करते हैं, वाइंड अप करते हैं, पंक्चुएशन भी हमारी ख़त्म होगी। कल इंशाल्लाह जो कल का हमारा लेक्चर होगा उसमें हम अपनी शॉर्ट स्टोरीज़, जो हमारी 7 और 8 शॉर्ट स्टोरीज़ रहती हैं, उनको हम ख़त्म करेंगे 2 को, और फिर मतलब कल उसको स्टार्ट करेंगे, ख़त्म तो नहीं होंगी, कल से हम स्टोरी स्टार्ट करेंगे, और फिर इंशाल्लाह हम अल्टीमेटली अपने जो प्लेज़ हैं 1 प्लेज़ उनकी तरफ आएंगे। ठीक है बेटे, तो कल से अपनी बुक 1 के साथ आप लोग रेडी रहिएगा, क्योंकि अब हम बुक 1 पे जा रहे हैं। 2 स्टोरीज़ कंप्लीट करने के बाद फिर दोबारा बुक 3 पे आएंगे। टिल देन आप बच्चों के लिए बहुत सी दुआएं, बहुत सी नेक तमन्नाएं, नेक ख्वाहिशात। अल्लाह ताला आप बच्चों को खुश रखे, जीते रहे। थैंक यू।